जातियों की जो जनजातियों की जो आरक्षण का प्रावधान किया इन्होंने 14% बताया है कि झारखंड में 14% अनुसूचित जनजातियां हैं, अनुसूचित जाति 9% है और पिछड़ा वर्ग 56 है और अन्य जाति 20% है। यह जनगणना जाति के आधार पर जनगणना कब हुई? 8 लाख। ये आप काल्पनिक करके इलेक्शन करा रहा है हमारा निर्वाचन आयोग। ये काल्पनिक जनसंख्या बता रहा है। मतलब उन्होंने इस पे ये जनगणना ही नहीं किया है, काल्पनिक अपना जो मान लिया है कर मान लिया है। तो रांची में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का पद मिला है और जमशेदपुर आदिवासी को मिला है और आदित्यपुर में भी आदिवासी को मिला है। जहां आदिवासी को मिलना चाहिए वहां आदिवासी को नहीं मिला। कोल्हान की बात करते हैं, मुंडा मानकी की बात करते हैं, विल्सन रूल की बात करते हैं। यहाँ यदि आरक्षण आदिवासी के नाम पर नहीं है और आदिवासी लोग इसका विरोध नहीं कर रहा है, यानी वो राजनीतिक दलों से प्रेरित है। वो एक अघोषित कार्यकर्ता के रूप में सामाजिक संगठन भी है और मानकी मुंडा भी है। जितने भी सामाजिक संगठन तरफ गए थे, हमने देखा कि हम जगह जगह देख रहे थे, दान चास करने के बाद हम जगह खाली हमको दिखाई दे रहा है। कुमारडुंगी से जो लोग आप लोग गुजरते होंगे, अगर उधर सारे जगह खाली खाली नजर आ रहा, तो हमको समझ में ये नहीं आ रहा कि वहां कृषि क्यों नहीं हो रहा। जोहार पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को पुनः स्वागत है। आज हम लोग संविधान के ज्ञाता बोला जाए, बुद्धिजीवी बोला जाए, हमारे श्री सुरेश सोय जी से हमारा मुलाकात पुनः हुआ है और आज का टॉपिक है नगर निगम चुनाव या यहाँ का जिला परिषद, यहाँ का तमाम चीज़ों जो हो रहा है वो चीज़ें क्या है, वो अवैध है कि वो वैध है। और हम लोग ये देखते हैं कि कल इनका मीटिंग कहीं हुआ था, वहाँ पे मीटिंग होने के बाद मुंडा मानकी सब समिति से कई मीटिंग हो रहा है कि ये अवैध तरीक़ा से चुनाव किया जा रहा है। हमारे पास सवाल इनको करना है कि अवैध कैसा है, काहे कि हम तो देख रहे हैं कि आदिवासी लोग इस चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। प्रत्येक पार्टी अपना प्रत्याशी को नामित कर रहे हैं, घोषित कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। आदिवासी कोई वार्ड में 4-5 खड़ा है, कोई मेयर के लिए खड़ा है। आप देख रहे हैं झंडा पे झंडा लेके घूम रहे हैं। तो क्या आप मीटिंग कर रहे हैं, आप विरोध कर रहे हैं, किस तरह का से विरोध कर रहे हैं? सबको जोहार और आपके दर्शकों को भी इस चैनल के माध्यम से हमको उन्हें जोहार करता हूं। कल की बात है जहां हम लोग बातें करते हैं अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में। संविधान की जब हम बातें करते हैं तो कई संविधान के कई प्रावधान है, उसमें 22 भाग है और आपका 12 अनुसूचियां हैं और धाराओं में 395 धाराएं हैं। तो इसी अनुच्छेदों के अनुसार से देश का शासन तंत्र चलता है। जो केंद्र सरकार जिसको आप संघ बोलते हैं, वो संघ भी अपना एक प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव है जहां भाग 5 से संचालित होता है, जिसको बोला जाता है भारत सरकार और संसद। और राज्य जिसको हम कहते हैं संविधान भाग 6 में आता है और उसका प्रशासन भी अनुच्छेद 152 से 237 के बीच चलता है। फिर कुछ संघ राज्य भी हैं जो दिल्ली है, वो आपका संविधान भाग 8 के अनुसार चलते हैं, जो 239 से 242 उसके अनुच्छेद हैं। और पंचायत भी उसके अंतर्गत कुछ भाग हैं जो संविधान के भाग 9 से आता है और नगर पालिका भी संविधान भाग 9A से आता है। ये सारा प्रोसेस जो है ना संविधान के मकसदों को पूरा करने से संबंधित है। लेकिन जब भी कोई सरकारें बनाएगी केंद्र में, राज्य में, 2 प्रकार की उसके प्रतिबंध है कि आप मौलिक अधिकारों को जो भाग 3 में दिए गए उसको आप न्यून नहीं कर सकते हो। जो उसके अनुच्छेद है 12 से लेके जो 36 तक है, उसमें आपको छेड़छाड़ भी नहीं करना, न्यून भी नहीं करना है, 35 तक है। और जब किसी कानून को आप बनाते हो संसद द्वारा या राज्य विधानमंडल द्वारा, जो संघ सूची में हो या राज्य सूची में या समवर्ती सूची में, जब कानून बनाओगे तो संविधान भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो दिए गए हैं जिम्मेदारियां हैं, आपको उसका पालन करना है। तीसरा है आपका जो आधारिक संविधान के मूल आधारभूत लक्षण है, जिसको आप मूल तत्व है, उनके तत्व में जो संघीय ढांचा है, विधायी प्रक्रिया है, विधि का शासन है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है, मौलिक और नीति निर्देशक तत्वों का संतुलन है, न्यायपालिका की पृथक्करण है। ये संविधान के मूल तत्व, इनका वेरिएशन नहीं होना चाहिए। ये एक्चुअल में पूरा संविधान का पार्ट है। तो कल की जो बातें आप जिसको आप नगर पालिका की बात कर रहे हैं, ये एक्चुअल में हमें संविधान के उन पार्टों के अनुसार से समीक्षा करने की जरूरत है। लेकिन हमारे जो लोग हैं, जो शिक्षित वर्ग है या 1952 के बाद
जो युवा लोग खड़े हैं, इन संविधान के ना भागों को जानते हैं, ना अनुच्छेदों को जानते हैं, ना संविधान के प्रोसीडिंग को जानते हैं, ना विधायी प्रक्रियाओं को जानते। उसके चलते ये संविधान अपने व्यवस्था से खंडित हो रहा है, नेता लोग को भी नहीं मालूम है। इसके चलते ये आपस में जो राष्ट्र की एकता और अखंडता, जिसको इस चैनल के माध्यम से आप सबको बताना चाहते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, तो नागरिकों को भी केवल हक अधिकार लेने का बात नहीं है, नागरिकों की भी अपनी जिम्मेदारियां हैं, संविधान में दिया है। संविधान अनुच्छेद 51 के तहत जो भाग 4 का हिस्सा है, जो कहा गया है कि नागरिक भी अपनी राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करेगा और राष्ट्र ध्वज का सम्मान करेगा और इस संविधान की आदर्शों की पूर्ति करने में अपनी सहभागी निभाएगा। यानी संविधान के अनुसार शासन तंत्र चलाने में भी नागरिकों के चलते जिम्मेदारियां हैं। तो नागरिकों में आपका मुख्यमंत्री भी नागरिक क्या था, प्रधानमंत्री भी, राष्ट्रपति भी, जितने जो ब्यूरोक्रेट में बैठे हैं सारे के सारे इस नागरिक के अंतर्गत आता है। तो बिना पक्षपात, द्वेष और भेदभाव के शासन तंत्र चलाना ही इस नागरिकों का जिम्मेदारी, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे मुख्यमंत्री हो या राज्यपाल हो या निर्वाचन आयोग हो। तो इसके संदर्भ में हम लोग नगर पालिका को शेड्यूल एरिया में असंवैधानिक हम लोग का संवैधानिक उपबंधों का उल्लंघन होता है, इसके लिए इसको हम लोग असंवैधानिक करार देते हैं। बिल्कुल, आपने आपका मीटिंग के माध्यम से असंवैधानिक करार दिए हैं और यहाँ के चाईबासा के भी कुछ लोग फैल दायर किए हैं कि ये असंवैधानिक है ना। उसके बाद भी हम लोग देखते हैं कि नगर निगम का चुनाव, या तो सर चाईबासा क्या नगर पालिका या नगर निगम है? ये नगर परिषद है। नगर परिषद है आपका, आदितपुर हो गया नगर निगम है, रांची आपका नगर निगम है। हाँ, तो एक्चुअल में नगर पालिका अधिनियम जो 2011 में बनाया गया है गैर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए, ये नगर पालिका अधिनियम 2011 एक्चुअल में बिहार नगर पालिका, उड़ीसा नगर पालिका अधिनियम आपका 1922 का एक्सटेंशन है। जब 1922 को आप इधर लाने का प्रयास करते हैं तो बिहार और उड़ीसा क्या है? बिहार और उड़ीसा एक्चुअल में 1956 को भाषा पर पुनर्गठित एक राज्य है जो पहली अनुसूची में आता है। तो अनुसूचित क्षेत्र एक प्रकार का 5वीं अनुसूची का राज्य है जो संविधान आदेश 09 के द्वारा आता है। ये बिल्कुल सेपरेट है, यानी भारत संघ के अंतर्गत में पहली अनुसूची, 5वीं और 6ठी अनुसूची का राज्यों का संघ है। तो बिहार जो है ना पहली अनुसूची का राज्य है जो 1956 को गठित हुआ। उस समय ब्रिटिश समय में आपका बिहार उड़ीसा नगर पालिका अधिनियम को 1922 को लागू किया गया। झारखंड सरकार ने संवैधानिक अनभिज्ञ जनप्रतिनिधियों के कारण उस समय 2011 में मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी थे, बीजेपी से थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता आज के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उप मुख्यमंत्री था, और उस समय आजसू के नेता सुदेश महतो ये भी उप मुख्यमंत्री थे। और उस समय जो जितने 80 विधायक लोग थे, और उस समय टीएससी का भी गठन हुआ था। इन लोगों ने उस समय इस संविधान को जो 2011 को जिसको हम बोल रहे हैं, बिहार को उन्होंने एडॉप्ट कर लिया। किसके माध्यम से? उस समय का नगर विकास और आवास विभाग के मंत्री जो थे उस समय 2011 का, उस समय इन नगर विकास विभाग के माध्यम से इसका अंगीकृत हो गया गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए, जो क्योंकि 2007 में महामहिम राष्ट्रपति ने 13 जिला को पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया था और 12 जिला जो है ना गैर अनुसूचित। ये एक्चुअल में गैर अनुसूचित क्षेत्र पर नगर पालिकाओं का विस्तार से संबंधित कानून है, ना कि अनुसूचित क्षेत्र में बनाए गए कानूनों का। इसीलिए ये बिल्कुल ही संविधान का उल्लंघन है। ये हम पूछना ये आप चाहेंगे कि सरकार द्वारा ये चुनाव कराया जा रहा है कि चुनाव आयोग द्वारा, यानी कि प्रेशर किसका है? हो सकता है कोर्ट ने इसको बोला होगा कि आप राज्य निर्वाचन आयोग को बोला होगा, कोर्ट ने बोला होगा कि चुनाव कराओ, या मुख्यमंत्री ने बोला कि इसको चुनाव कराना है। कौन, कहाँ से ये चुनाव हो रहा है, कैसे हो रहा है? देखिए, संविधान भाग 9 है वो आपका नगर पालिका से संबंधित, यदि भाग 9 को पकड़ेंगे तो पंचायत से संबंधित है। ये स्थानीय सरकारें हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ये वाला। जैसे राज्य में एक सरकार है, ये स्थानीय सरकार है। तो इनको 74 संविधान संशोधन जब आया है यहाँ पर, तो सबकी जवाबदेही है कि 74 संविधान संशोधन के अनुसार 12वीं अनुसूची पर कानून बनाने का अधिकार स्थानीय लोकल गवर्नमेंट को है, नगर पालिकाओं को सामान्य क्षेत्र के लिए। यदि आप इसको चुनाव नहीं कराते हो तो 73 संविधान संशोधन का उल्लंघन होता है, क्योंकि आपने समय पर नहीं किया।
क्योंकि जनता को संविधान प्रदत्त अधिकार देना ये जवाबदेही है हर किसी का, निर्वाचन आयोग का। तो निर्वाचन आयोग इसमें मेन भूमिका निभाता है, क्योंकि 73 संविधान संशोधन और 74 संविधान संशोधन के प्रावधानों को लागू कराना है तो एक्ट बनाना पड़ता है। तो एक्ट है सामान्य क्षेत्र के लिए नगर पालिका अधिनियम आपका नगर से संबंधित, और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायत। लेकिन जब ये पंचायत राज अधिनियम और नगर पालिका अधिनियम गैर अनुसूचित क्षेत्र के लागू है, तो इसको लागू करने के लिए निर्वाचन करना पड़ेगा, चुनाव करना पड़ेगा, सरकारें बनानी पड़ेगी, स्थानीय सरकार। तो उस सरकार को बनाने के लिए फिर एक नियमावली बनता है। एक्ट अलग जगह है, एक्ट का प्रोसेसिंग होना है। तो एक्ट को लागू करने के लिए निर्वाचन आयोग का माध्यम से तो इलेक्शन नियमावली बनता है। तो इलेक्शन नियमावली ये जो झारखंड ने अभी इलेक्शन कराई है, राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार से जो प्रेस नोट जारी हुआ है, नगर पालिका आम निर्वाचन 2026 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम, ये कार्यक्रम जवाबदेही है निर्वाचन आयोगों का कि संविधान के अनुसार आपको 74 संविधान लागू करना है, लेकिन गैर अनुसूचित क्षेत्र में। ये उत्पत्ति होता है आपका राज्य निर्वाचन आयोग संविधान का अनुच्छेद 243Z ए से आता है। उसमें ए के तहत राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने के लिए जवाबदेही, ये कानून नहीं बना सकता है। कानून बनाता है विधानमंडल, लेकिन उस विधानमंडल को इंप्लीमेंट करने के लिए इलेक्शन कराने की जवाबदेही राज्य निर्वाचन आयोग में। पंचायतों में भी राज्य निर्वाचन आयोग है, वो 243 आपका के तहत आता है। तो ये निर्वाचन कराता है, लेकिन किसी एक्ट का यदि एक्ट ही गलत है उधर, तो इस निर्वाचन आयोग को भी उस क्षेत्र में चुनाव कराने का अधिकार इसको नहीं है। तो ये जो निर्वाचन आयोग है, ये अनुच्छेद 243 आपका के से आता है और ZA से आता है। तो ZA एक्चुअल में संविधान भाग 9A का मामला है, और 243ZC इस संविधान के ये जो प्रावधान है 243P से लेके 243ZG तक, इसको अप्लीकेबल इस क्षेत्र में नहीं होगा करके मना करता है। यानी नगर निकाय का इलेक्शन आपका शेड्यूल एरिया में नहीं है, और राज्य निर्वाचन आयोग भी यहाँ नहीं आएगा क्योंकि उस प्रावधान का हिस्सा है। और इसी प्रावधान में उसने लिखा है कि यदि संसद यदि चाहे तो 243ZC सब क्लॉज 3 के तहत संसद को अधिकृत है कि नगर निकायों से संबंधित शेड्यूल एरिया में अपवाद और उपांतरणों के अधीन कानून बनाइए और इलेक्शन कराइए। तो ये एक्चुअल में नगर निकाय से संबंधित कानून राष्ट्रपति का में आरक्षित हो गया, यानी संसद का में आरक्षित हो गया। तो आरक्षण होने के चलते राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार नहीं है। संविधान आपका उसको बोलते हैं 245 और 246, यानी विधायी शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत। राज्य किस विषय में कानून बनाएगा, संघ किस विषय में कानून बनाएगा, ये निर्धारित करता है संविधान। इसका वायलेशन होता है, इसीलिए ये असंवैधानिक है। बिल्कुल, हम लोग ने तमाम चीज़ों पे बात तो हम लोग कर रहे हैं आज। तो ये आप सीधी सी बात में बोलिए, ये जो चुनाव हो रहा है ये वैध है या अवैध? ये अनुसूचित क्षेत्र में बिल्कुल ही अवैध है, असंवैधानिक है, संविधान के उपबंधों का उल्लंघन है। राज्य विधानमंडल को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को या उसकी जो मंत्री है सुदेव कुमार है नगर विकास आयुक्त का, और पंचायत का जो आपका दीपिका पांडे मैडम है, वो सामान्य क्षेत्र के लिए कर सकता है। ये कानून इलेक्शन सामान्य क्षेत्र में जो जिसको गैर अनुसूचित क्षेत्र बोलते हैं, वो गैर अनुसूचित क्षेत्र में बिल्कुल ही ये लीगल है। लेकिन यदि आप गैर अनुसूचित क्षेत्र में छोड़ करके अनुसूचित क्षेत्र में आपका नगर विकास एवं आवास विभाग जो सुधीर कुमार हैं और आपका जो उसका जो डायरेक्टर है, ये डायरेक्टर भी यदि अपने नोटिफिकेशन के माध्यम से इधर लागू करने का प्रयास करेगा, तो ये दोनों IAS ऑफिसर भी संविधान का उल्लंघन करता है, क्योंकि संसद में अभी ये कानून बना नहीं है हमेशा, इसीलिए संसद का उस अधिकार को ये दोनों ने हनन किया है। चलिए, दोनों IAS ऑफिसर। तो हम लोग ने जानेंगे कि अब इतना बड़ा सवाल, इतना बड़ा चीज़ यहाँ पे स्वशासन व्यवस्था मानकी मुंडा पे भी सवाल उठता है कि वो लोग कहाँ सोए हैं। ठीक है, हमारे माननीय आदिवासी विधायक लोग जो है अभी फिलहाल में आरक्षित सीट से जो जीते हैं 28 विधायक, वो लोग कहाँ है जो जिम्मेदारी लिए हैं, और दूसरी जो हमारे आदिवासी सांसद वो लोग कहाँ है ना। बहुत सारे सवालें हैं, इस पे सवाल करेगा तो करेगा कौन? काहे कि जिस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि झारखंड में ज़्यादातर अगर ये मुख्यमंत्री बने हैं तो ज़्यादातर आदिवासी ही बने हैं, और ये आदिवासी का सुरक्षित
जो कानूनें हैं उसको तोड़ मड़ोड़ करने का सबसे बड़ा जिम्मेदारी यानी कि जिम्मेदार है वो आदिवासी ही है। काहे कि एक ही बार हमारे गैर आदिवासी मुख्यमंत्री माननीय रघुवर दास जी बने थे, बाकी तो सभी आदिवासी हैं। फिर सवाल हम लोग कहाँ करेंगे, आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे आपका क्या है, किस प्रकार से है ये? एक ही चीज है कि असंवैधानिक करार देते हैं, जिसने आपने मुख्यमंत्रियों का जिक्र किया है। ये 2025 का मामला है, 2026 में इलेक्शन हो रहा है। तो झारखंड सरकार की गतिविधियों को, उसकी कार्यपालिकाओं को, नौकरशाहों को कंट्रोल करने के लिए भी झारखंड में आपका विधानसभा अस्थाई समिति करके समितियां होती है। तो उस समिति में मंत्रियों को छोड़कर सभी विधायक उस समितियों का मेंबर होता है। यदि अनुसूचित क्षेत्र में यह नगर पालिका से संबंधित कानूनें बननी है तो इन अस्थाई समितियों का परामर्श भी जरूरी है। जिला परिषद समिति है जो प्रदीप यादव सभापति है, उसके मेंबर है। अनुसूचित जनजाति समिति है, अल्पसंख्यक समुदाय है, अनुसूचित जाति जनजाति, उसका भी सभापति है। और आवास से संबंधित जो आपका नगर निकाय, ये आवास से संबंधित जो समितियां हैं, जो भवन निर्माण और नगर विकास को देखता है, वो दशरथ गगराई है। खरसुआ के विधायक दशरथ गगराई आवास अस्थाई समिति का सभापति है और उसके और 3 सदस्य हैं। यदि नगर पालिका को यदि आना है शेड्यूल एरिया में तो दशरथ गगराई की सभापति के अध्यक्षता में, या अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति अल्पसंख्यक समुदायों का जो अस्थाई समिति है, या जिला परिषद आपका और पंचायती समिति का जो सभापति है, उसकी अध्यक्षता में जब तक विधानसभा में या उसकी समितियां बहस नहीं करेगी, ये एक्सटेंड नहीं करेगा। ये बिल्कुल असंवैधानिक, ये जिम्मेदार हैं वो विधायक लोग जो भी बैठे हैं, चाहे दशरथ गगराई हो या आपका निरल पूर्ति हो, जो भी अस्थाई समिति में हैं वो जिम्मेदार हैं इसको गलत तरीके से इम्प्लीमेंट करने का। दूसरा, इसमें उनको ये भी मैं बताना चाहूँगा कि निर्वाचन आयोग ने, ये निर्वाचन आयोग भारत सरकार में, भारत का निर्वाचन आयोग वो भी संविधान का वायलेशन कर रहा है। और उसी के तर्ज पर ये राज्य निर्वाचन आयोग पर भी मैं आपके माध्यम से आरोप करता हूं कि आपने भी संविधान का वायलेशन किया है, आपने संविधान का फॉलो नहीं किया है। कारण यह राज्य निर्वाचन आयोग का अपना गजट है, आपके माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा। इस दिन प्रेस नोट लागू किया है नगर पालिका आम निर्वाचन, और इन्होंने कहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(j)(a) के अधीन आपका चुनाव आयोग अनुच्छेद 243(u) एवं झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 16(4) के प्रावधानों के अनुसार लागू कर रहा है। ये तो अनुसूचित क्षेत्र में, तो जब संविधान के अनुच्छेद में झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 ही एप्लीकेबल नहीं है, तो इस अधिनियम के अनुसार आपने चुनाव कराने का काम किया है। और इस चुनाव में आपने जो जनसंख्या का आंकड़ा दिया है, ये राज्य निर्वाचन आयोग का अपना जनसंख्या का आंकड़ा है। इस आंकड़ा को उन्होंने कहा है कि ये जनसंख्या का 48 नगर निकायों में है, और इस नगर निकायों में अनुसूचित जातियों की जो जनजातियों की जो आरक्षण का प्रावधान किया, इन्होंने 14% बताया है कि झारखंड में 14% अनुसूचित जनजातियां हैं। अनुसूचित जाति 9% है और पिछड़ा वर्ग 56 है और अन्य जाति 20% है। यह जनगणना जाति के आधार पर जनगणना कब हुई? मैं राज्य निर्वाचन आयोग से आपसे मैं पूछना चाहता हूं इस माध्यम से कि यह जातिगत जनगणना कब हुई है? 2011 में जो जनगणना हुआ है, उस जनगणना के अनुसार भारत के तमाम राज्यों में जनगणना हुआ है, तो झारखंड में भी हुआ है। तो उस जनगणना के अनुसार इस झारखंड में 3,29,00,000 एबव आपका पॉपुलेशन है, और उसमें अनुसूचित जनजातियों की आबादी 26% है। आपने 14% का आधार बना करके निर्वाचन, नगर निकायों का निर्वाचन कैसे किए? और इसमें उन्होंने लिखा है कि राज्य में 3 प्रकार की नगर परिषदें हैं, जिसमें नगर निगम है, नगर परिषद है और नगर पंचायत है। इनमें पॉपुलेशन आधार, तो जनसंख्या का जनगणना निर्वाचनों से संबंधित जब आप संविधान का टी देखेंगे, संविधान भाग 9A में टी है, 243T है, उसमें जनसंख्याओं का आधार निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित है। अर्थात नगर निगम में जो पॉपुलेशन है,
नगर परिषद में जिसका पॉपुलेशन है और नगर पंचायत में जो पॉपुलेशन है वहां पर अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, अन्य जाति जो उनकी पॉपुलेशन है इसके पॉपुलेशन पर आधारित होगा, ना कि मेरा झारखंड की पॉपुलेशन। आज मैं झारखंड का इस नगर निगम में रहता हूं, ये चाईबासा में, तो चाईबासा का नगर परिषद, आप झारखंड में मेरी पॉपुलेशन 26% है, मेरा पॉपुलेशन इस नगर निगम में कितनी पॉपुलेशन है? पॉपुलेशन आप झारखंड का लीजिएगा या किसी गांव में यदि आप ग्राम पंचायत का करा रहा है, नगर पंचायत में 70, 80, 90% ग्रामीण आबादी हमारी आदिवासी हैं, तो वहां पर आप मुझे परसेंटेज बताइएगा झारखंड का पॉपुलेशन के आधार पर और आप निर्वाचन कराएंगे मेरा नगर पंचायत में, तो ये बिल्कुल ही गलत है आज के समय में। क्योंकि इन्होंने लिखा है, उदाहरण मान लिया जाए कि राज्य में नगर परिषद ए वर्ग और बी वर्ग की संख्या 19 है, इसमें 19 संख्या नगर पंचायतों की है और 19 पंचायत नगर पालिका आपका नगर परिषद का है और 9 नगर निगम है। तो उन्होंने लिखा है कि 19 नगर पंचायत यदि संख्या है तो राज्य की कुल आबादी 3,30,24,576 काल्पनिक है, लिख दिया है। आप भी देख रहे हैं काल्पनिक लिखा, काल्पनिक अपने खुद लिखा है, काल्पनिक कर रहा है, जिसके अंतर्गत कंडीवार जनसंख्या यथा अनुसूचित जनजाति उसमें लिख दिया है भाई 46 लाख, अनुसूचित जाति की 30 लाख और आपका पिछड़ा वर्ग बोल रहा है कि 1,87,00,000 और अन्य को बता रहा है 66 लाख। ये आप काल्पनिक करके इलेक्शन करा रहा है हमारा निर्वाचन आयोग, ये काल्पनिक जनसंख्या बता रहा है। मतलब उन्होंने इस पे ये जनगणना ही नहीं किया है, काल्पनिक अपना जो मान लिया है कर मान लिया है, तो मान लिया करके अब एक सरकार बना रहे हैं क्या हमारा पॉपुलेशन को, इसीलिए उसके आधार पर अनुसूचित जनजाति का जो पद है 19 पद में उनको बताएगा कि नहीं आप 3% ही आप आरक्षित होंगे। यदि 19 आपका नगर पंचायत है या नगर परिषद है, नगर निगम जहां है वहां भी 3% या उसने कुछ निर्धारण नहीं किया है और पिछड़ा वर्ग उसका पॉपुलेशन यदि इतना है तो उसके आधार पर उसको आरक्षण इतना मिलेगा। तो ये आरक्षण का निर्धारण कैसे कर रहे हो, जबकि 243T में जनसंख्या का निर्धारण आपको उस नगर निकायों की पॉपुलेशन पर आधारित होगा, जहां आपका लोकल क्षेत्र है, जहां चुनाव होना है उसका पॉपुलेशन पर। और दूसरा इसमें क्या है, 243T में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है जब तक कि राज्य विधानमंडल नगर निकायों से संबंधित कानून आरक्षण नहीं बना देता है। आप भारत में जो जनसंख्या पिछड़ी जाति को आपके माध्यम से बताना चाहेंगे, जो पिछड़ी जातियों को आरक्षण से संबंधित है, नौकरी से संबंधित है। अब नौकरी से संबंधित जो आरक्षण का प्रावधान है उसको आप नगर निकायों के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। ये नियोजन से संबंधित आरक्षण है, ये इलेक्शन से संबंधित आरक्षण है। तो इसके लिए आपको पिछड़ी जातियों में जो उसका स्थानीय प्रतिनिधित्व क्या होना चाहिए, जैसे लोकसभा में क्या होना चाहिए या विधानसभा में क्या होना चाहिए या TSC में क्या होना चाहिए, ये निर्धारित करता है। लेकिन इसके लिए झारखंड सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अभी तक कानून नहीं बनाया है, अर्जुन मुंडा ने भी नहीं बनाया 2011 में। दूसरा, पिछड़े जाति का, अनुसूचित जाति और जनजाति, स्पष्ट रूप से निर्वाचन आयोग को मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, 243T में जो क्लोज हैं, अनुसूचित जाति और स्त्रियों के लिए ही आरक्षण अध्यक्ष पद के लिए है। किसी स्थिति में वहां पिछड़ी जातियों की अध्यक्ष का प्रावधान जब तक विधानमंडल कानून नहीं बनाता है नहीं है उस पर स्पष्ट तौर पर। और दूसरी, अन्य जातियों का एक भी क्लोज उस संविधान का अनुच्छेद 243T में कहीं पर भी अन्य जातियों से संबंधित प्रावधान का जिक्र नहीं है। एक बात बात तो आप लंबा कर रहे हैं, जो सवाल पूछना है इनको पर्सनली आप लोग मिल सकते हैं, काहे कि हमारा वीडियो लंबे हो रहे हैं। हमारा कहना यह है कि चाईबासा आपका बोला जाता है, सुना जाता है कि आदिवासी वर्ग का पॉपुलेशन है ना, फिर भी आपका अध्यक्ष यानी कि गैर आदिवासी यहाँ पे है, आदिवासी नहीं है। इसको आप किस प्रकार देखते हैं और समाज को किस प्रकार देखना चाहिए? मैं समाज को इतना ही आगाह करूंगा कि अब राजनीतिक दांव पेच से, राजनीति से अपने को ऊपर रखिए। दीपक बिरुआ मानतान मंत्री महोदय, उसका खास आदमी हमारा आपका अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जो हम यहाँ के। वो तो बात की बात है, वो दीपक बिरुआ हो नहीं हो वो छोड़ दीजिए। हमारा कहना है कि आरक्षण सही है या गलत है? बिल्कुल आरक्षण गलत है,
क्योंकि अनुसूचित क्षेत्रों में आरक्षण का प्रावधान यदि आप कहेंगे, क्योंकि आरक्षण का प्रावधान यदि हमको इलेक्शन में आरक्षण मिलेगा तो मैं आदिवासी हूं करके आरक्षण का प्रावधान तो नहीं है यहाँ पर पांचवी अनुसूची में। क्योंकि हमारा कहना ये है कि आप देखते हैं आपका आदित्यपुर नगर निगम में, वहाँ पे हमको लगता है कि वहाँ पे ज़्यादातर गैर आदिवासी हैं। अगर काउंटिंग किया जाए वहाँ पे आदिवासियों को आरक्षण मिल गया, लेकिन चाईबासा पे आदिवासियों को आरक्षण नहीं मिला। ये बड़ा सवाल है। आप लोग आबुआ करते हैं ना, ये बड़ा सवाल है, आप दिमाग में घुसा लीजिए आप लोग क्या हो रहा है। आरक्षण यदि आप बोलेंगे तो आदित्यपुर के अलावा आपका सबसे बड़ा नगर निगम रांची है। रांची में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का पद मिला है और जमशेदपुर आदिवासी को मिला है और आदित्यपुर में भी आदिवासी को मिला है। जहां आदिवासी को मिलना चाहिए वहां आदिवासी को नहीं मिला। कोल्हान की बात करते हैं, मुंडा मानकी की बात करते हैं, विल्सन रूल की बात करते हैं, यहाँ यदि आरक्षण आदिवासी के नाम पर नहीं है और आदिवासी लोग इसका विरोध नहीं कर रहा है, यानी वो राजनीतिक दलों से प्रेरित है, वो एक अघोषित कार्यकर्ता के रूप में सामाजिक संगठन भी है और मानकी मुंडा भी है। जितने भी सामाजिक संगठन है, मुझे ये लगता है कि यह राजनीतिक दल के पीछे आगे पीछे घूमने वाले लोग हैं, इसीलिए इनका विरोध नहीं कर रहा है। उनको लगता है कि आपका जो अध्यक्ष पद जो अनारक्षित हो गया, ये भी सही है, क्योंकि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ है पश्चिम सिंहभूम, और झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ इसीलिए करता है कि सारे के सारे सामाजिक संगठन बीजेपी के अगेंस्ट है और आपका कांग्रेस के अगेंस्ट में काम करता है, तो एक पक्ष में काम करता है सारे के सारे सामाजिक संगठन आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा। इसीलिए कोई भी इस असंवैधानिक का कोई भी विरोध नहीं कर रहा है, क्योंकि विरोध यदि करेंगे तो यहाँ के जो विधायक लोग हैं, 3-3, 4-4 विधायक लोग हैं, वो हमें योजना नहीं देंगे, ठेका नहीं देंगे। अच्छा, मान लिया जाए अभी बीजेपी का सरकार होता, मान लिया जाए बीजेपी का सरकार होता और आज बीजेपी के सरकार में अगर यहाँ पे गैर आदिवासी को सीट मिलता तो आप लोग विरोध करते कि नहीं करते? देखिए, मैं तो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या जेएमएम हो, जहां संविधान का उल्लंघन होगा मैं विरोध करूंगा। लेकिन इतना है, यदि बीजेपी का यदि यहाँ खड़ा सरकार रहती या उसका जो खड़ा करता तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम लोग ना आगजनी कर देता, आपका रोड का चक्का जाम कर देता, ट्रकों पर आग लगा देता, चाहे रोड आपका आर्थिक नाकाबंदी करता है। यही मानसिकता है आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा का। यानी कि आदिवासी को तोड़ने के लिए आदिवासी को ही मतलब आदिवासी को ही आगे कर दो, आदिवासी का सारा कानून नेस्तनाबूद हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। अब वह सरकार के नाम पर झारखंड मुक्ति मोर्चा केवल भारतीय जनता पार्टी का आरोप लगाती है, सत्ता पर पहुंचने के बाद भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा का वो लोग इंप्लीमेंट करती है। यही कारण है कि विदेश जब जाता है, जब यहाँ शेड्यूल एरिया है, सीएनटी एक्ट है, उसके बदौलत यदि आप बाहर जा करके कॉरपोरेट घरानों को, जेएसडब्ल्यू को बुलाते हो, अडानी को बुलाते हो, जिंदल को बुलाते हो और बाकी जो कंपनियां हैं, सारे के सारे लोगों को, वेदांता को बुलाते हो, तो कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा भी भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदमों पर ही चलती है। ऐसे इसीलिए है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में जितने विधायक हैं, जितने जो मंत्री हैं, इस संविधान से अनभिज्ञ है। अनभिज्ञता का कारण ब्यूरोक्रेट्स में जो बैठे हैं, उनके जो आईएएस ऑफिसर हैं, चाहे हेमंत सोरेन का आईएएस ऑफिसर हो या दीपिका पांडे का आईएएस ऑफिसर हो या सिद्धू कुमार का आईएएस ऑफिसर हो या दीपक बिरुआ का आईएएस ऑफिसर हो या जितने जो 12 विभाग हैं, सारे के सारे आईएएस ऑफिसर आपका गैर आदिवासी हैं और पटना, दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात से संबंधित राज्यों के लोग हैं। इसीलिए ये एक बात है, कल हमने आपका देखा है कि हम मझगांव विधानसभा कुमारडूंगी होते हुए हम आपका कुमारडूंगी तरफ गए थे। हमने देखा कि हम जगह जगह देख रहे थे, दान चास करने के बाद हम जगह खाली हमको दिखाई दे रहा है। कुमारडूंगी से जो लोग आप लोग गुजरते होंगे, अगर उधर सारे जगह खाली खाली नजर आ रहा, तो हमको समझ में ये नहीं आ रहा कि वहाँ कृषि क्यों नहीं हो रहा, अच्छा चीज कृषि क्यों नहीं हो रहा, जगह खाली पड़ा हुआ है। और जगह खाली होने के बाद में आदिवासी पलायन कर रहे हैं। आदिवासी के पास जमीन का अथाह संभावना है, बस एक चीज पानी अगर मिल जाए, पानी तो जमीन के अंदर में ही है, कुआं है, तालाब है, विभिन्न स्रोत देना चाहिए, वो चीज नहीं मिल रहा है। तो ये कारण क्या है कि आदिवासी को सिर्फ दान चास करने के बाद इन लोगों को पलायन के लिए मजबूर करने के लिए नया नया चीज का कि पावर है, बिजली है होने के बावजूद टुलू पंप से वो लोग ये नहीं कर पा रहे, तमाम चीजें यहाँ पे है। तो क्या है, ये आदिवासी को पलायन कराने का एक षड्यंत्र है? पलायन करने का नहीं है। झारखंड के आदिवासियों को इतना गरीब बना दो, इतना भिखारी के समान केवल 2 वक्त का रोजी रोटी में करा दो और उसके ऊपर शासन करो। गरीब तो बिल्कुल नहीं है, कि जमीन तो ऑलरेडी उनके पास है,
गरीब क्या है, जमीन तो ऑलरेडी उनके पास है। अगर यही जमीन आपको किसी बाहरी बिहारी को दे दो, इसी जमीन में लहलहाता फसल उगेगा। आप मानगो में छोटा छोटा कस्बों में देख लीजिएगा। ये एक्चुअल में कारण क्या है कि आपके विधायिका, क्योंकि लोकतंत्र में विधायिका ही सर्वोच्च होता है, वहाँ कानून पॉलिसी यदि नहीं बनेगा तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से 2001 से लेकर 2024 तक जितने मंत्री बने, जितने ब्यूरोक्रेट बने, और कम से कम हमारा सोशलिस्ट जो है ना, सामाजिक कार्यकर्ता, आप वो एक्ट को देखिए। आपके विधायकों ने 2001 से लेके 2024 तक कितने प्रकार के एक्ट बनाया है विधानसभा से, वहां पर एक भी नहीं मिलेगा आपके आदिवासी, मूलवासी, किसान, मजदूरों के लिए एक भी एक्ट नहीं मिलेगा। कारण है, अगर यही कानून, यदि हम बात करें इस क्षेत्र के लिए, ये नगर पालिका चईवासा है, नगर पालिका आपका चकद्दरपुर है। उस नगर पालिका के लोगों में एक सुरक्षित जीवन यापन करे, रोजगार मिले करके आप ही का विधायक न 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर से जल प्रादाय, भूमिगत जल पाइपलाइन के द्वारा जल आवंटन करने के लिए विधानसभा से पास करता है बिल। मतलब यहाँ शहरी के लिए बिल्कुल, जैसे आप ये जो शहरी है चईवासा नगर, ये कहाँ का पानी आ रहा है? कूजू का पानी आ रहा है। कितने 1952 से लेके मंत्रीगण बने, विधायकगण गणे हैं, जितने कोई रिटायरमेंट हो गया है, लेकिन इस चईवासा के लोगों को या चकद्दरपुर के लोगों को या जमशेदपुर के लोगों को डिमना जैसे जगहों से पानी उनको आवंटन होता है, लेकिन हमको पेयजल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आपके विधायकों ने, आपके मंत्रियों ने, आपके सांसदों ने कभी भी आपके लिए नहीं किया। आपको एक वोट बैंक के रूप में उन्होंने यूज किया, और यही ब्यूरोक्रेट्स, यही कंपनियों के पैसों से अपने बाल बच्चों को विदेश करा रहा है और ये घुमा रहा है। उसके बाद अपनी बीबी को खड़ा करता है, अपना भाई को खड़ा करता है, अपने सगे संबंधियों को कराता है, लेकिन आपको केवल एक वोटर के रूप में यूज करता है। आपको कभी भी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होने देगा। आपको झंडा ढोने वाला एक व्यक्ति बना के रखा है आप ही का विधायकों ने। ये एक बात है सर जी, जिस हिसाब से हम लोग देखा, माननीय हेमंत सोरेन जी विदेश गए थे, कई कंपनियों को बुला रहे हैं। क्या ऐसे कंपनियों को भी बुलाया जाए हमारा खाली जमीन को, यानी कि ऐसे हमारे लोगों से संवाद किया जाए, प्रत्येक विधायक लोग संवाद करे कि उन लोगों का जमीन खाली क्यों है, धान उगाने के बाद ये कृषि क्यों नहीं कर रहे हैं, रबी फसल क्यों नहीं उगा रहे हैं। इस पे मीटिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये तो आपके विधायकों के ऊपर में, हमारा इतना सॉफ्ट कॉर्नर आदिवासी है, यही विधायक बिहार में जाता तो खदेड़ दिए जाते आदिवासियों को, क्योंकि संविधान का वो लोग नॉलेजिस्ट है। खदेड़ देगा, दूसरा देशों में भी यही हो रहा है, क्योंकि यहाँ का आदिवासी लोग बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर है, संविधान को जानता नहीं है। इसी संविधान को जानता नहीं है, सवाल नहीं करना जानते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। और सामाजिक संगठन को यदि 5 रुपए या 10 रुपए का चावल दे दो या 2500 रुपए दे दो तो उनको लगता है ये बम हो गए हम लोग, बहुत अच्छा है मेरा सरकार, उनको इतना ही तक लगता है। ये तो योजना कब खत्म होगा कोई नहीं जानता, लेकिन उसका बाल बच्चा को देख लीजिए, मंत्रियों का बाल बच्चा। और जिस हेमंत सोरेन की आपने बात कहा, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारा तमाम मुद्दे हैं, तमाम सवाल हैं। आप दान निकालने के बाद अभी रबी फसल आप क्यों नहीं उगा पा रहे हैं, वहाँ पे आप मछली पालन क्यों नहीं कर पा रहे, तमाम चीज़ें यहाँ सवाल बनता है। बहुत सारे सवाल बनता है, आप लोगों को करना होगा। हम लोग तमाम चीज़ें एक ही वीडियो में समेट नहीं सकते हैं, अन्य मुलाकात करेंगे। आज का सुरेश सोय को हम यही सवाल किए थे कि भाई यहाँ पे कल इन्होंने मीटिंग किया था, वहाँ करसों में मीटिंग किया था कि ये जो चुनाव हो रहा है ये अवैध है। अवैध कहाँ तक है, संविधान को पढ़ना होगा। और बेहतर कमेंट के लिए आपका उम्मीद करते हैं, और इसी के साथ हम लोग यहीं पे संवाद को समाप्त करते हैं। जोहार, धन्यवाद। हाँ, सबको जोहार। और जरूर कमेंट्स कीजिएगी, आपके कमेंट से हमें और प्रेरित मिलती है कि आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन पल रहा है, क्या सवाल आप पूछना चाहते हैं। इसीलिए जरूर से जरूर कमेंट्स करें और इस पब्लिक एक्शन न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल, सब्सक्राइब करने से ये होता है कि आपका ये कोई भी वीडियो बने वो आपके पास पहुंचता है। चलिए, धन्यवाद, जोहार। सबको जोहार।